महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 2. इसका नाम केवल मणिपुर में पाए जाने वाले राजकीय पशु सनगाई के नाम पर रखा गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से मणिपुर सनगाई महोत्सव को संबोधित किया। सनगाई महोत्सव हर साल मणिपुर राज्य 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर सनगाई महोत्सव मनाता है। इसका आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022 का थीम एकत्व का उत्सव है। यह अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है और लोगों को अपनी भूमि पर गर्व करने का अवसर देता है। इस महोत्सव का नाम केवल मणिपुर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में पाए जाने वाले राजकीय पशु सनगाई ब्रो एंटेलिड हिरण या नृत्य करते हुए हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची I लुप्तप्राय IUCN रेड लिस्ट के नाम पर रखा गया है। यह वर्ष 2010 में शुरू हुआ था और तब से मणिपुर के लिए अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक बड़े मंच के रूप में स्थापित हुआ है। इस महोत्सव के हर संस्करण में कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, व्यंजन, संगीत और राज्य के साहसिक खेल आदि के क्षेत्र में राज्य की पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव को राज्य के सबसे भव्य त्योहार के रूप में चिन्हित किया जाता है और यह मणिपुर को विश्व स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में मदद करता है। रूइबोस चाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली एक झाड़ी की पत्तियों से किण्वित होता है। 2. रूइबोस चाय कैफीन रहित है और इसमें टैनिन की कम मात्रा होती है। 3. कई स्वास्थ्य लाभों के बावजूद इसका व्यापार अफ्रीकी महाद्वीप तक ही सीमित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2। बी. 1 और 3। सी. 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए। संदर्भ: मॉन्ट्रियल में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज CBD या COP 15। दक्षिण अफ्रीका में स्वदेशी समूह रूइबोस चाय उद्योग से लाभान्वित होते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए स्थानिक है और एक अद्वितीय स्वादिष्ट स्वाद वाले एक गहरे लाल काढ़े को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रूइबोस चाय एक लाल जड़ी बूटी वाली चाय है जो दक्षिण अफ्रीकी सीडबर्ग पर्वतों के मूल पौधे एस्पालाथस लिनियरिस श्रुब की किण्वित पत्तियों से आती है। रूइबोस कैफीन से रहित और न्यून टैनिन मात्रा वाली है, जो कॉफी या चाय का एक स्वस्थ विकल्प है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकता है, हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकता है, वायरल संक्रमण से बचाता है और इसमें बुढ़ापारोधी गुण भी होते हैं। सैन और खोई समुदाय सबसे पहले रूइबोस की सुई जैसी पत्तियों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानने वाले लोग थे, जो उनकी भूमि पर व्यापक रूप से उगते थे। रूइबोस व्यापक रूप से व्यापार और निर्यात की जाने वाली वस्तु है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप सबसे बड़े आयातक हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट प्रकाशित की है? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी. UNEP। सी. ग्रीनपीस इंटरनेशनल।
डी. विश्व बैंक। उत्तर डी. संदर्भ। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्रीनर कूलिंग पाथवे भारत में $1.60 ट्रिलियन निवेश अवसर पैदा कर सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में तापमान लगातार बढ़ रही है। परिणामस्वरूप स्थानों को ठंडा बनाए रखने में वैकल्पिक और नवीन ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से वर्ष 2040 तक $1.60 ट्रिलियन का निवेश अवसर खुल सकता है। समस्या। लू पवनें। भारत हर साल उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है। वर्ष 2030 तक देश भर में 160 से 200 मिलियन से अधिक लोग सालाना घातक गर्मी की लहरों के संपर्क में आ सकते हैं। नौकरी छूटना। भारत में लगभग 34 मिलियन लोगों को हीट स्ट्रेस रिलेटेड उत्पादकता में गिरावट के कारण नौकरी के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खाद्य नुकसान। परिवहन के दौरान गर्मी के कारण मौजूदा खाद्य नुकसान सालाना $13 अरब के करीब है। रिपोर्ट द्वारा सुझाव। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) 2019 को समर्थन। जलवायु उत्तरदायी शीतलन तकनीकों को अपनाने पर बल देना। जिला शीतलन प्रौद्योगिकियों में निजी निवेश, प्री कूलिंग और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, प्रशीतन में शामिल उपकरणों की सर्विसिंग, रखरखाव और निपटान में रोजगार सृजित करना। हिमालयी याक को हाल ही में खाद्य पशु घोषित किया गया है। इसका अर्थ क्या है? 1. इस घोषणा का अर्थ है कि याक का उपयोग अब दूध और मांस दोनों के लिए किया जा सकता है। 2. किसी भी जानवर को खाद्य उत्पादक पशु घोषित करने के लिए उसे खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में शामिल किया जाना अनिवार्य है। 3. याक अधिक ऊंचाई पर रहने वाला एक गोजातीय जानवर है और IUCN रेड लिस्ट में भेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 1, 2 और 3, D. 2 और 3। उत्तर सी। संदर्भ। पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD की सिफारिश के बाद FSSAI द्वारा हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के अनुसार इस वर्गीकरण से किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं दोनों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और इसे पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाकर याक की आबादी में गिरावट को रोका जा सकता है। हिमालयी याक अधिक ऊंचाई पर रहने वाला एक गोजातीय जानवर है और IUCN की रेड लिस्ट में भेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। याक देहाती खानाबदोशों के लिए एक बहुआयामी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भूमिका निभाता है, जो हिमालयी क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में अन्य कृषि गतिविधियों की कमी के कारण मुख्य रूप से अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा अर्जित करने के लिए इसका पालन पोषण करते हैं। याक पारंपरिक रूप से एक ट्रांसह्यूमन्स सिस्टम के तहत पाले जाते हैं, जो आदिम, असंगठित और कठिनाई से पूर्ण होता है। याक के दूध और मांस उत्पादों के व्यावसायीकरण से उद्यमशीलता का विकास होगा, लेकिन इसके लिए याक को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में खाद्य उत्पादक दूध और मांस पशु के रूप में शामिल किया जाना है। पोषक तत्वों से भरपूर याक का दूध अत्यधिक पौष्टिक वसा से भरपूर होता है। इसमें आवश्यक खनिज होते हैं और इसमें औषधीय गुण होते हैं। याक के दूध में 78 से 82% पानी,
7.5 से 8.5% वसा, 4.9 से 5.3% प्रोटीन, 4.5 से 5.0% लैक्टोज और 12.3 से 13.4% अन्य पोषक तत्व होता है। पारंपरिक रूप से याक के दूध से उत्पादित उत्पादों में चुरकुम, चुरपी, घी और पनीर शामिल हैं। याक के मांस में 74.8% नमी, 21.7% प्रोटीन, 1.5% अपरिष्कृत वसा और 1.2% ऐश होती है। एनआरसी याक ने याक के पालन पोषण का एक सेमी इंटेंसिव मॉडल विकसित किया है, जिसमें याक को खुले क्षेत्र के साथ 7 साल भर पैडॉक में रखा जाता है। गैस की कीमत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया था? ए. किरीट पारेख समिति, बी. सुधीर कुमार सक्सेना समिति, सी. A.K. सीकरी समिति, डी. सुनील वाजपेयी समिति। उत्तर ए. किरीट पारेख पैनल फॉर गैस प्राइसिंग फ्रीडम। तेल मंत्रालय ने उस व्यवस्था का सुझाव देने के लिए किरीट पारेख समिति का गठन किया था, जो वर्ष 2030 तक गैस से प्राप्त होने वाली 15% ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी और साथ ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करेगी। इसने विरासत, लिगेसी और पुराने क्षेत्रों से गैस के लिए एक न्यूनतम मूल्य और एक अधिकतम मूल्य सीमा की सिफारिश की। विरासत या पुराने क्षेत्रों प्रशासित मूल्य तंत्र के तहत गैस के संदर्भ में, रिपोर्ट ने इसे आयातित कच्चे तेल की कीमत के साथ कुछ समय के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के साथ जोड़ने और फिर 1 जनवरी 2027 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता का सुझाव दिया। कठिन क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए, जो कि मूल्य निर्धारण में ऊपरी सीमा के साथ अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, के संदर्भ में समिति ने सिफारिश की है कि इस नीति को अगले 3 वर्षों के लिए अपरिवर्तित रखा जाए। समिति ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वैट की अलग-अलग दरों को समाहित करते हुए जीएसटी की एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था में प्राकृतिक गैस को शामिल करने का भी सुझाव दिया है।